हेलो नमस्कार साथियों, आप सभी का स्वागत है आरपीएफ एसआई और कांस्टेबल के जीएस का प्रैक्टिस सेट नंबर 14 में। तो जितने भी आरपीएफ एसआई और कांस्टेबल की तैयारी करने वाले स्टूडेंट हैं, जल्दी जल्दी सेशन से जुड़ जाइएगा। आज का हम लोग इस सेशन के माध्यम से देखने वाले हैं जो है प्रैक्टिस सेट नंबर 14 है। तो अगर आप लोग प्रैक्टिस सेट नंबर 1 से लेकर 13 तक नहीं देखें तो आप लोग चैनल के प्ले लिस्ट के माध्यम से जरूर देख लीजिएगा। चलिए हम लोग बिना किसी देरी के सेशन को कंटिन्यू करते हैं। पहला क्वेश्चन आप लोग के सामने, पहला क्वेश्चन पढ़िएगा और राइट आंसर सभी लोग को बतलाना है। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर आप सभी लोग बताइएगा। कर रहा है, रिहला नामक प्रसिद्ध पुस्तक निम्नलिखित में से किसके द्वारा लिखी गई है, जिसमें 14वीं शताब्दी में भारतीय उपमहाद्वीप के सामाजिक और सांस्कृतिक जीवन के बारे में अत्यंत जो है समृद्धि और रोचक वर्णन किया गया है। तो आप सभी लोग बताइएगा। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा जो है इब्न बतूता हो जाएगा। तो इब्न बतूता यानी ऑप्शन नंबर है इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर ऑप्शन नंबर है, आप सभी लोग बतलाइएगा। उसके बाद अगला क्वेश्चन है, कौन सा शासक कुतुब मीनार के निकट जो है अलाई मीनार बनवाना चाहता था, लेकिन इनका निर्माण जो है कार्य पूर्ण नहीं हो सका। तो आप सभी लोग बताइएगा। तो ये अलाउद्दीन खिलजी थे। तो अलाउद्दीन खिलजी जो है ये कुतुब मीनार के जो है निकट जो है अलाई मीनार बनवाना चाहते थे, लेकिन जो है ये पूरा नहीं हुआ था। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, रानी पद्मावती का संबंध किस शहर से है। तो रानी पद्मावती का संबंध जो है किस शहर से है, तो आप सभी लोग बतलेगा चित्तौड़गढ़ से है। तो चित्तौड़गढ़ से किसका संबंध है, तो आप लोग बतलेगा पद्मावती को, रानी पद्मावती का संबंध है। उसके बाद अगला क्वेश्चन है, कर अलाउद्दीन खिलजी के शासनकाल में राज्य द्वारा निम्नलिखित में से किस प्रकार का कर जो है नहीं लगाया गया था। तो आप सभी लोग बतलाइएगा लघु उद्योग पर जो है कर नहीं लगाया गया था। यानी ऑप्शन नंबर है इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। जबकि कृषि पर कर लगाया गया था, आवास पर कर लगाया गया था और मवेशियों पर भी कर लगाया गया था, लेकिन लघु उद्योगों पर जो है कर नहीं लगाया गया था। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, डैश खिलजी वंश का प्रथम शासक था। तो खिलजी वंश का प्रथम शासक के नाम बतलाना है। तो आप सभी लोग बतलाइएगा जलालुद्दीन फिरोज खिलजी। तो जलालुद्दीन फिरोज खिलजी जो है खिलजी वंश के प्रथम शासक थे। इस क्वेश्चन का राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, 13वीं सदी में बख्तियार खिलजी ने बंगाल के किस राजा को पराजित किया था। तो आप सभी लोग बतलाइएगा लक्षण सेन को जो है पराजित किया था किसने, तो बख्तियार खिलजी ने। कब, तो जो है 13वीं सदी में। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर आप लोग बतलाइएगा। ये जो है लक्ष्मण सेन थे, बंगाल के शासक थे। अगला क्वेश्चन है, डैश के शासनकाल के दौरान निर्मित जो है बेगमपुरी मस्जिद दिल्ली में उनकी नई राजधानी जो है जहां पना की प्रमुख मस्जिद थी। तो आप सभी लोग बताइएगा। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर जो हो जाएगा मोहम्मद तुगलक के शासनकाल के दौरान हुआ था। यानी ऑप्शन नंबर बी इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। उसके बाद अगले क्वेश्चन देखिएगा। तो कह रहा है, एक प्रसिद्ध यात्री इबन बतूता जो है डैश का मूल निवासी था। तो आप लोग को बतलाना इबन बतूता जो थे ये किस देश के मूल निवासी थे। तो आप सभी लोग बतलाइएगा मोरक्को के। तो मोरक्को इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। उसके बाद अगला क्वेश्चन है, कर काकतीय राजवंश का अंत निम्नलिखित में से किसके द्वारा किया गया था। तो काकतीय राजवंश का अंत जो है ये दिल्ली सल्तनत द्वारा किया गया था। तो काकतीय वंश का जो राजवंश है उसका अंत किसके द्वारा किया गया था। तो आप सभी लोग बताइएगा दिल्ली सल्तनत के द्वारा जो है इसका अंत हो जाता है। यानी ऑप्शन नंबर डी इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में यह प्रावधान किया गया है कि राष्ट्रपति की सहायता करने और उसे सलाह देने के लिए प्रधानमंत्री की अध्यक्षता वाली एक मंत्रिपरिषद होगी और जिसका सलाह के अनुसार जो है राष्ट्रपति अपने कार्यों का निर्वहन करेंगे। तो ये जो कहता है ये आर्टिकल आप लोग को याद रखना है। ये आर्टिकल जो है 74 के ए में कहा गया है। यानी ऑप्शन नंबर सी इस क्वेश्चन का राइट आंसर आप लोग को याद रखना है। उसके बाद अगला क्वेश्चन है, भारत के राष्ट्रपति को शपथ कौन दिलाता है। तो भारत के राष्ट्रपति को शपथ जो है भारत के मुख्य न्यायाधीश दिलाते हैं। तो भारत के जो सुप्रीम कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश होते हैं वो जो है राष्ट्रपति का शपथ दिलाते हैं। आप लोगों से एक पॉइंट याद रखिएगा, अगर मान लीजिए मुख्य न्यायाधीश न रहे
यानी जब जो है नियुक्ति, जो राष्ट्रपति का नियुक्ति यानी शपथ दिलाना हो और मुख्य न्यायाधीश उस समय उपस्थित ना रहे, यानी मुख्य न्यायाधीश का जो है पद रिक्त रहे, तो जो है शपथ कौन दिलाएगा? तो आप सभी लोग याद रखिएगा, सुप्रीम कोर्ट के जो है वरिष्ठ यानी सबसे ज़्यादा उम्र के जो न्यायाधीश होंगे वही जो है वही जो है राष्ट्रपति को शपथ दिलाएंगे। तो जो मुख्य न्यायाधीश ना रहे तो उस समय जो है वरिष्ठ जो न्यायाधीश हो जाएंगे, सबसे जो है एज वाले न्यायाधीश जो रहेंगे, सबसे एजगर जो न्यायाधीश रहेंगे वो जो है राष्ट्रपति का शपथ दिलाएंगे। किस कंडीशन में? तो जब मुख्य न्यायाधीश ना रहे तब। चलिए अगला क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। भारत के किस राष्ट्रपति को मिसाइल मैन के रूप में जाना जाता था? तो आप सभी लोग जानते हैं डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम को जो है मिसाइल मैन के नाम से जाना जाता था। तो ये कौन थे? तो ये जो है एक जो है ये राष्ट्रपति भी रह चुके थे और एक मिसाइल मैन भी कहा जाता है इनको। तो यानी ऑप्शन नंबर ए इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। आप लोगों से पूछ लेगा इनका कार्यकाल कितना था, तो कब से कब तक था, तो आप लोग बताइएगा 2002 से 2007 तक जो है इनका कार्यकाल था। और इनका जन्म आप लोगों से पूछ ले तो 15 अक्टूबर 1931 ईस्वी में तमिलनाडु राज्य में हुआ था। तो ये सारे पॉइंट आप लोग को याद करते चलना है। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन भारत के सबसे युवा राष्ट्रपति थे? तो सबसे युवा यानी सबसे कम उम्र के राष्ट्रपति कौन बने हैं? तो आप सभी लोग बताइएगा श्री नीलम संजीव रेड्डी। श्री नीलम संजीव रेड्डी ये जो है 64 वर्ष के उम्र में जो है क्या बने थे? ये राष्ट्रपति बने थे। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर जो है ऑप्शन नंबर जो है 1 सही हो जाएगा। इनका कार्यकाल पूछ लेगा तो 1977 से 1982 तक इनका कार्यकाल चला था राष्ट्रपति के पद पर। अगला क्वेश्चन देखिएगा, भारत में कह रहा है भारत में दोनों सदनों तो आप सभी लोग जानते हैं लोकसभा और राज्यसभा का बात कर रहा है। तो भारत में दोनों सदनों द्वारा प्रस्तुत और पारित किए गए सभी विधेयक देश के अनुमोदन के बाद ही लागू होता है। तो आप सभी लोग जानते हैं राष्ट्रपति के अनुमोदन के बाद ही कोई भी कानून लागू होगा, यानी ऑप्शन नंबर डी इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस पर्व जो है भारतीय राष्ट्रपति ने सबसे कम अवधि के लिए पदभार संभाला था? तो आप सभी लोग बताइए डॉक्टर जाकिर हुसैन। डॉक्टर जाकिर हुसैन इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। तो डॉक्टर जाकिर हुसैन 1967 ईस्वी से 1969 ईस्वी तक इनका कार्यकाल था। ये जो है सबसे कम कार्यकाल था। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। उसके बाद अगला क्वेश्चन है, भारत के राष्ट्रपति द्वारा राज्यसभा में कितने सदस्यों को नामित किया जाता है? तो राज्यसभा में बात करेगा तो 12 को बतलाइएगा और लोकसभा में बात करें तो आप लोग को 2 बतलाना है। तो भारत के राष्ट्रपति द्वारा राज्यसभा में कितने सदस्यों को मनोनीत किया जाता है? तो आप लोग बताइएगा 12 सदस्यों का। राज्यसभा में कहेगा तो 12 सदस्य, लोकसभा में कहेगा तो 2 सदस्य जो एंग्लो इंडियन होते थे। तो लोकसभा में 2 सदस्य एंग्लो इंडियन होते थे। बट क्या हुआ कि 2019 में जो है 104वां संविधान संशोधन के तहत 2021 में 104वां संविधान संशोधन के तहत जो है ये 2 एंग्लो इंडियन को जो मनोनीत होते थे राष्ट्रपति द्वारा लोकसभा में, इनका सीट जो है निरस्त कर दिया गया। यानी जो 2 एंग्लो इंडियन मनोनीत होते थे अब वो मनोनीत नहीं हो रहे हैं। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर आप लोग को याद रखना है। इस क्वेश्चन में पूछा था राष्ट्रपति जो है राज्यपाल में कितने सदस्यों को मनोनीत करते हैं? तो आप सभी लोग बताइएगा जो है राज्यसभा में कितने, तो आप सभी लोग बताइएगा 12 सदस्यों को। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस भारतीय राष्ट्रपति का कार्यकाल सबसे लंबा रहा? तो सबसे लंबा कार्यकाल कोई राष्ट्रपति का था तो वो डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद का था। तो डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद का कार्यकाल आप लोग को याद रखना है। 1950 से 1962 ईस्वी तक इनका कार्यकाल था। इस क्वेश्चन का राइट आंसर जो हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। संविधान सभा का जो है आप सभी लोग याद रखिएगा डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जो है संविधान सभा का अस्थायी सदस्य कब बने थे? तो आप लोग याद रखिएगा 11 दिसंबर 1946 ईस्वी को। 11 दिसंबर 1946 ईस्वी को डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद संविधान सभा का जो है अस्थायी अध्यक्ष बने थे। उससे पहले आप लोग याद रखिएगा 9 दिसंबर 1946 ईस्वी को जो है 9 दिसंबर 1946 ईस्वी को डॉक्टर सचिदानंद सिन्हा जो है संविधान सभा का अस्थायी यानी परमानेंट जो है परमानेंट अध्यक्ष नहीं जो है टेम्परेरी जो है अध्यक्ष बने थे। कौन? तो डॉक्टर सचिदानंद सिन्हा। तो परमानेंट जब कहेगा तो आप लोग याद रखिएगा 11 दिसंबर 1946 को डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद बने थे। अगला क्वेश्चन है, राष्ट्रपति का अध्यादेश कितने दिनों तक प्रभावशाली रहता है? तो राष्ट्रपति का जो है अध्यादेश जो है ये कितने दिनों तक? तो मैक्सिमम जो है 6 महीने तक जो है ये जो है प्रभावशाली रहता है। यानी ऑप्शन नंबर डी इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। तो 6 महीने या 6 वीक आप लोग याद रख सकते हैं। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा।
अगला क्वेश्चन है, भारत की सबसे बड़ी खारे पानी का झील कौन सी है? तो आप सभी लोगों को बतलाना है। तो भारत की सबसे बड़ी खारे पानी की झील देश में स्थित है, तो ये जो है महानदी डेल्टा में स्थित है, यानी ऑप्शन नंबर डी इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी आप लोग को बतलाना है। अगला क्वेश्चन है, सांभर झील कहाँ स्थित है? तो सांभर झील आप सभी लोग जानते हैं राजस्थान में है। तो सांभर झील जैसे ही आप लोग को दिखाई देगा तो आप लोग को राजस्थान याद रखना ही रखना है। अगला क्वेश्चन है, किस भारतीय जल प्रपात में राजा रानी, रॉकेट और रोरर नामक 4 अलग अलग जो है झरने हैं? तो आप सभी लोग बताइएगा जोग जलप्रपात में। तो जोग जलप्रपात या गोरसप्पा जलप्रपात यही है जो कर्नाटक में स्थित है। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा जोग जलप्रपात। अगला क्वेश्चन है, नैनीताल झील किस राज्य में स्थित है? तो नैनीताल आप सभी लोग जानते हैं, नैनीताल, ढाकस्थल ये सब जो है कहाँ है? तो नैनीताल जो है आप लोग को बतलाना है कहाँ है। तो उत्तराखंड राज्य में स्थित है। तो उत्तराखंड राज्य में नैनीताल है। तो आप लोग को इस क्वेश्चन का राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए उत्तराखंड बतलाना है। अगला क्वेश्चन है, उमियम झील जिसे बारह पानी झील के नाम से भी जाना जाता है डैश में स्थित है? तो आप लोग को बतलाना है उमियम झील या बारह पानी झील जो है किस राज्य में है? तो ये मेघालय राज्य में स्थित है। तो ये मेघालय राज्य में स्थित है। इस क्वेश्चन का राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, झील एशिया की सबसे बड़ी डैश झील जो है एशिया की सबसे बड़ी ताजे पानी की झीलों में से एक है। तो एशिया के सबसे बड़े जो है ताजे पानी का झील जो है वो है बुलर झील। तो बुलर झील इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। तो बुलर झील आप लोग को लोकेशन पूछे तो जम्मू कश्मीर आप लोग बताइएगा। अगला क्वेश्चन है, खेचियोपालरी झील जो है निम्नलिखित में से किस राज्य में स्थित है? तो आप सभी लोग बताइएगा सिक्किम राज्य में यह स्थित है। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी सिक्किम हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, डैश भारतीय लघु उद्योग विकास बैंक यानी सिडबी और इक्विफैक्स द्वारा प्रकाशित एक समाचार पत्र है। तो आप लोग को बताइएगा माइक्रो फाइनेंस प्लस ऑप्शन नंबर सी क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, 2016 में विमुद्रीकरण के बाद छापी गई महात्मा गांधी श्रृंखला की नई नोटों में से किस मूल्य वर्ग के नोट पर भारत के पहले जो है अंतर्ग्रहीय अंतरिक्ष मिशन का प्रतिनिधित्व करने वाले मंगलयान की तस्वीर प्रदर्शित है? तो आप सभी लोग बताइएगा। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए यानी 2000 के नोट पर। तो 2000 नोट पर जो है मंगलयान की तस्वीर प्रदर्शित थी, यानी इस क्वेश्चन का राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। 200 के नोट पर जो है सांची का स्तूप है, 500 के नोट पर लाल किला है, 50 के नोट पर जो है हम्पी का रथ है, 100 के नोट पर जो है रानी का बाग है, 10 के नोट पर जो कोणार्क मंदिर है और 20 के नोट पर जो है एलोरा की गुफा है। तो ये सारे आप लोग को याद रखना है किस नोट पर जो है किसका चित्र है। तो ये सारे पॉइंट आप लोग याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन है, माइक्रो फाइनेंस के संदर्भ में सही मिलान का चयन करें। तो इसमें देखिएगा तो ऑप्शन नंबर ए ही इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। है मोहम्मद यूनुस जो है ग्रामीण बैंक। तो ये ऑप्शन नंबर ए में जो लिखा गया है बिल्कुल सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, 2010 में एपी माइक्रो फाइनेंस संकट के मद्देनजर आरबीआई ने एमएफआई क्षेत्र में मुझे और समस्याओं का अध्ययन करने की अध्यक्षता में एक समिति का गठन के लिए किया था। तो वो जो है ये इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा श्री वाई एन मलेगाम। तो ये ऑप्शन नंबर सी इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। उसके बाद अगला क्वेश्चन है, भारतीय रिजर्व बैंक के अनुसार इनमें से कौन सा भारत में स्थित एक विदेशी बैंक है? तो आप सभी लोग बताइएगा सोनाली बैंक लिमिटेड जो है ये एक विदेशी बैंक है। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। आप लोग को लग रहा होगा कि क्वेश्चन जो है टफ है, तो ऐसा ही क्वेश्चन आप लोग को एग्जाम में देखने को मिलता है। तो देखिए ये जो है रेलवे के एग्जाम में पूछा गया क्वेश्चन है। तो जितना मैं क्वेश्चन करा रहा हूँ ये मैं अपने से सेलेक्ट नहीं किया हूँ, ये सारे क्वेश्चन जो है ये आप लोग को एग्जाम में पूछा हुआ क्वेश्चन ही है। तो आप लोग को घबराने का नहीं है, आप लोग जो है इस लेवल का तैयारी करिए कि जो है इस क्वेश्चन बन जाए। ये क्वेश्चन जो है थोड़ा सा जो है हम समझ सकते हैं कि मॉडरेट लेवल का क्वेश्चन हम लोग कह सकते हैं। तो ऐसा ही क्वेश्चन आप लोग के एग्जाम में पूछा जाता है, तो आप लोग देख सकते हैं। ये नहीं है कि मैं आप लोग को डराने के लिए ऐसा क्वेश्चन सेट किया हूँ, तो ऐसा बात कोई नहीं है। चलिए हम लोग आगे के क्वेश्चन को देखते हैं। आगे क्वेश्चन हम लोग कल के सेशन में देखेंगे, आज के सेशन में इतना ही रखते हैं क्योंकि जो है सेशन जो है लंबा बन जाता है। तो इस क्वेश्चन को जो है आगे हम लोग देखेंगे, यानी जो क्वेश्चन बच गया अगले सेशन में हम लोग कंटिन्यू करेंगे। तो आज के लिए इतना ही रखते हैं।
आप लोग बताइएगा कि आज का सेशन कैसा लगा, एक प्यारा सा कमेंट करके आप सभी लोग को बतलाना है। और जो न्यू स्टूडेंट है इस सेशन को पहली बार देख रहे हैं तो आप लोगों से मैं रिक्वेस्ट करता हूं कि इस चैनल के प्लेलिस्ट के माध्यम से आप लोग जो है जितना भी पीछे क्लास हो चुका है, आरपीएफ एसआई और कांस्टेबल का जो प्रैक्टिस सेट हो चुका है, जितना भी पीछे हो चुका है, सारे आप लोग को प्रैक्टिस सेट एक करके लगाना है, क्योंकि प्रत्येक प्रैक्टिस सेट में जो है आप लोग को एग्जाम से ही रिलेटेड क्वेश्चन है, तो आप लोग को जरूर देखना चाहिए सारे प्रैक्टिस सेट को। तो चलिए आज के लिए इतना ही रखते हैं, मिलते हैं कल के प्रैक्टिस सेट में। तब तक के लिए आप सभी को टेक केयर, थैंक यू, बाय बाय।